कचहरी एक ऐसा, यानी कि कोर्ट एक ऐसा एक कैंपस होता है जहां सब तरह का फीडबैक आप सबको पहुंचता है। वहां पर बैठे बिठाए बिना जाए, लोगों के बीच में जाए बिना, वहां एक जगह आपको सुबह से शाम तक बहुत ज्यादा एक जो फीडबैक फील्ड का आता है, चल के रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। और ऐसे में आपकी भूमिका उस दृष्टि से उन लोगों के बीच में अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जहां आदरणीय देवेंद्र राणा जी ने जो बात कही, इस बात को आप अनुभव कर रहे होंगे कि पिछले 8 वर्षों से जब से देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, कुछ चीजों में अमूलचूल परिवर्तन दिखा है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक विजिबल लीडरशिप है सामने। सबको मालूम है कि निर्णय यहां होगा, यहां नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा। एक निर्णायक भूमिका उनकी उस दृष्टि से है। एक चीज जो पहले टोटली मिसिंग थी, बिल्कुल मिसिंग थी। अब प्रधानमंत्री के प्रति हमारा सम्मान है और सम्मान होना भी चाहिए, लेकिन यह भी बात देखिए आप कि 10 वर्ष तक एक नेतृत्व पूरे देश भर में रहा प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन अथॉरिटी जो है निर्णय की जो थी वो नहीं दिखती थी, वो कहीं और थी। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि निर्णायक नेतृत्व, अगर आज की तारीख में मजबूत नेतृत्व आज की तारीख में अगर देश को मिला है तो बहुत लंबे अरसे के बाद मिला है। और आज इस तरह की परिस्थिति है कि अगर मोदी जी से नहीं हुआ तो किसी और से उसकी होने की संभावना फिर बहुत कम है, ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक नेतृत्व के प्रति विश्वसनीयता, एक नेतृत्व के प्रति भरोसा। अब देखिए, थोड़ी सी बात कहूं मैं, कोविड का दौर आया। इस कोविड के दौर में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन तो दूसरे देशों में भी लगा लगा और हमसे पहले लगा, लेकिन लॉकडाउन उतना प्रभावी नहीं था, इसलिए वहां के नेतृत्व बोलता था, लोग सुनते थे लेकिन मानते नहीं थे। और भारतवर्ष में जो चाइना के बाद पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है, 135 करोड़ का भारत, यहां लॉकडाउन की अगर बात हुई तो लोगों ने सुना भी और माना भी। क्योंकि मानने की बात अब आती है, जो नेतृत्व बोलता है उस पर भरोसा पहले होना चाहिए। हमने ऐसे एक नहीं अनेक दौर देखे। अब थोड़ी देर के लिए उसके बाद अगर हम बात कहें कोविड के ही इस दौर में से अगर आगे बढ़ करके जब वैक्सीन बन करके तैयार हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन के लिए साइंटिस्ट को प्रेरित किया कि आप बनाइए, 135 करोड़ का भारत क्यों नहीं बना सकते, हमको बनानी चाहिए, जो मदद चाहिए हम देंगे, और दी भी। लेकिन विचित्र परिस्थिति एक आई कि जब वैक्सीन बन करके तैयार हुई और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया कि वैक्सीन बन करके तैयार है, एक नहीं दो दो बन करके तैयार है, और ये आपको उपलब्ध होगी, वैक्सीन के अभियान को हम चलाने जा रहे हैं, उसमें आप सहयोग करें। लेकिन पूरा विपक्ष, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, यानी कि दूसरे जो जितने भी हमारे दल, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश करते रहे। नहीं, ये तो अभी तक टेस्टेड नहीं है प्रॉपरली, इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, इसका जो ये मोदी वैक्सीन, बीजेपी वैक्सीन, कई तरह के, योगी वैक्सीन, यूपी में इसको योगी वैक्सीन कह करके कहने लगे लोग। लेकिन इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की ताकि लोग ना लगाएं कि
इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश करें सारे विपक्ष। यानी कि मानवता के आधार पर होना तो ये चाहिए था कि जब आदमी का जीवन संकट में है, ऐसी परिस्थिति में सबको कहना चाहिए था कि वैक्सीन के इस अभियान में सहयोग करें। लेकिन विपक्ष ने क्या किया आपके सामने। लेकिन उस दौर में भी आपने देखा एक बात को, लोगों ने सुना लेकिन विपक्ष को माना नहीं। लोग निकले और वैक्सीन सेंटर में जाकर के कतार में खड़े हुए और कतार में खड़े होकर के वैक्सीन लगा करके घर आए। यह है नेतृत्व के प्रति विश्वसनीयता, भरोसा। ये चीज वर्षों से हमने खोई हुई थी और इस चीज को आज अगर भारत के पास अगर ये चीज हासिल हुई है तो स्वाभाविक रूप से इसका श्रेय एक व्यक्ति को जाता है, वो नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिस तरह की विश्वसनीयता उन्होंने कायम की। ये तो देश के अंदर की बात कही। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बातें होती थी, ऐसा नहीं था कि भी जो 10 साल कांग्रेस का शासन रहा उस दौरान जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश गए ही नहीं। विदेश गए, कई बार गए, लेकिन पहचान वो मिली क्या। हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री मंच पर होते थे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर होते थे, लेकिन किसी का कदम हमने आगे बढ़ता नहीं दिखा उस तरफ। अगर कोने में खड़े हैं तो कोने में खड़े हैं। प्रधानमंत्री के नाते हमारा पूरा सम्मान है उनके प्रति, लेकिन उसके बावजूद कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता था बात करने के लिए, मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, नमस्ते करने के लिए। अगर आज मोदी जी वहां भी खड़े हैं, कोने में भी खड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर, रुक नहीं पाते हैं कदम। कदम भी चलते हैं और हाथ भी बढ़ता है मिलने के लिए। ये अंतर है और ये अपने आप में अंतर नहीं आया। ये अंतर जो है काम करने के तरीके से, आदमी के जीवन के तरीके से आया है, उनके काम करने के अंदाज से आया है। और ऐसे में दूसरी बात मैं जो कहना चाहूंगा कि मोदी जी का काम करने का स्टाइल ऐसा था, तरीका ही इस तरह से है। हट करके काम करना, बड़ा सोचना, बड़ा करना, ये उनका स्वभाव रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये कॉन्सेप्ट आया तो मुझे हिमाचल प्रदेश के लिए उसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया और कोऑर्डिनेटर के नाते हमको गुजरात बुलाया गया। वहां के चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी। तो जो कार्यक्रम, जिस दिन फाउंडेशन स्टोन था, अडवाणी जी आए थे उस कार्यक्रम में। तो उस बैठक, उससे पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से पहले, यानी कि शिलान्यास का कार्यक्रम था, भूमि पूजन का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम से जाने से पहले हम कोऑर्डिनेटर के साथ उनका इंटरेक्शन था और कॉन्सेप्ट इस तरह से उन्होंने डेवलप किया। बेसिक बात उन्होंने जो बताई कि देश को आजाद करने के लिए बहुत बड़ा योगदान है और उनमें से कुछ लोगों को उस योगदान के अनुरूप उनको सम्मान मिला, स्थान मिला, पहचान मिली, लेकिन कुछ लोगों को उसके अनुरूप वो पहचान नहीं मिली। और हमें लगता है कि जो कंट्रीब्यूशन देश की आजादी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश की आजादी के लिए और उसके बाद देश को एक करने के लिए, उसके अनुरूप उनको सम्मान नहीं मिला, पहचान नहीं मिली, स्थान नहीं मिला। यह हमारा दायित्व बनता है कि हम इस गुजरात की धरती पर उनके सम्मान को जो है उसके अनुरूप खड़ा करें। इसके लिए हमको सोचना चाहिए। तो क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला कि हम पूरे देश भर के हर गांव की मिट्टी इकट्ठा करेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि भारत को एक करने में उनकी महत्वपूर्ण, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने तो उन्होंने ये काम उनके जिम्मे छोड़ा था गृह मंत्री के नाते कि जितने भी 562 रियासतें हैं भारतवर्ष में, उन रियासतों को इकट्ठा करने का जिम्मा आपका। अब जम्मू कश्मीर का उन्होंने अपने पास रखा था, इसीलिए जम्मू कश्मीर का हाल खराब हुआ। तो सरदार पटेल जी ने 562 रियासतों को इकट्ठा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हैदराबाद की तो स्थिति अलग ही तरह, वहां के नजीब की, वहां की स्थिति तो अलग ही। एक दौर उसने तय कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहा था। पहले वो अपने आप को अलग रखना चाह रहा था, लेकिन रातों रात निर्णय किया, कार्रवाई की और उसके बाद दूसरे दिन मिलाया उनको।
तो मोदी जी ने इस बात को कहा कि जिस व्यक्ति ने, जिस नेतृत्व ने भारत की 562 रियासतों को इकट्ठा करके एक भारत बनाया, जो स्वरूप हम आज देख रहे हैं, उसके अनुरूप उनको स्थान समान नहीं मिली, पहचान नहीं मिली। इसलिए उनके बारे में हमको कुछ सोचना चाहिए। हम, मेरे दिमाग में जो है, फिर मजाक में भी उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग का सर्किट ऐसा है, हम ये छोटा नहीं सोचता, ये बड़ा ही सोचता है। तो हमने तय किया, मैंने पूरे देश भर नहीं, दुनिया भर की सारी स्टैचू की लंबाई मांगी, कितने, कौन कौन सी ऊंची, कितनी कितनी है, और सारी, चाहे वो पूरे देश भर में कहीं भी ऊंची ऊंची जो स्टैचू जितनी भी लगी हैं, सबका जिक्र किया। लेकिन हमने कहा कि हम उनसे भी ऊंची बनाएंगे, और फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने का निर्णय किया। और आज देखिए, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी एक नेशनल है, एक इंटरनेशनल, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई। लोग उस स्टैचू को देख करके ही अपने आप उस चीज को लिए कि इसको स्टडी करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसको जानना चाहिए, कौन व्यक्ति था ये। यानी कि हट करके सोचना, बड़ा सोचना, ये हमारे नेतृत्व की, उनकी एक काम करने की खासियत है। और बाकी सारी चीजों को लेकर के, अब हम तो जम्मू कश्मीर में रहे, जम्मू कश्मीर के उस दौर को हमने बहुत करीबी से देखा है। किसी ने सोचा था, हमने भी सोचा था, हम जिंदगी भर यही करते रहेंगे, कश्मीर के बारे में धारा 370 को हटाने की मांग करते रहेंगे, लेकिन हमारे जीवन में हो नहीं पाएगा। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उस पल को अपने जीवन के अंदर, मतलब उसको हम अपनी आंखों से, हम चश्मदीद गवाह बन करके उसको हम देख पाए हैं, जब लोकसभा में पारित हुआ धारा 370 को समाप्त करने का बिल, और राज्यसभा में पारित हुआ धारा 370 को समाप्त करने का बिल। इस बात के हम चश्मदीद गवाह हैं, और ये हमारा सौभाग्य कि इस पीढ़ी को ये दौर देखने को मिला। हट करके बड़ा काम करना, कठिन काम। और इसी तरह से राम जन्मभूमि के बारे में यही कहते थे, हम यही बोलते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, भावना को व्यक्त करते थे। लेकिन मालूम था हमें कि रामलाला जी, ना हम आ पाएंगे ना मंदिर का निर्माण हो पाएगा। ये सच्चाई सबको लगता था। लेकिन आस्था के नाते हम बोलते थे कि भाई हाँ, हमारा एक निर्णय है। और उसी तरह से धारा 370 को समाप्त करने के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था फ्रॉम डे वन। जब से हमारा जनसंघ बना, जनसंघ के साथ साथ में फिर बाद में बीजेपी बनी, उसके बाद क्लैरिटी थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था उसमें। होगा नहीं होगा, लेकिन मुद्दा हमेशा रहेगा। कभी इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, कभी उतना ज्यादा नहीं कर पाए होंगे, लेकिन उसके बावजूद सारी चीज को लेकर। लेकिन अब देखिए, धारा 370 का समाधान निकला, आपके उधर राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का रास्ता खुला है, और 2024 में मंदिर बनकर के तैयार हो गया। 2023 का दिसंबर का लक्ष्य है। मुझे लगता है कि संभव है तो ये हो सकता है, हो जाएगा ये। तो ऐसी चीजों, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक है, कल्पना नहीं कर सकते आदमी, चाहे एयर स्ट्राइक है, ऐसी एक नहीं अनेक चीजों के साथ भारत अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर। अभी सबसे बड़ी बात हो जिसका जिक्र यहां आदरणीय राणा जी ने किया कि हम वर्ल्ड की 5th सबसे मजबूत इकोनॉमी बन गए। अब प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि देखिए, बात तो यह है कि हम 1 नंबर ऊपर आए, उसका भी आनंद है, लेकिन बहुत ज्यादा आनंद इस बात का आया, जिन लोगों ने हमको 200 वर्षों से ज्यादा समय तक गुलाम रखा, हम उनसे ऊपर हो गए। ये आनंद की बात है। सही मायने में आनंद की बात तो ये है कि जिन्होंने इस भारत को 200 वर्षों से ज्यादा तक समय तक, लंबे समय तक गुलाम रखा, हम उनसे ऊपर हो गया। आनंद इस बात का है। तो इसलिए आने वाले समय में ये दौर आगे बढ़ने वाला है, और इसलिए आप जहां भी जाएंगे इस बात को आप देखते होंगे कि सारी गांव में भी जाते हैं, जब मोदी जी की बात आती है तो आदमी वैचारिक सारी पृष्ठभूमि कुछ भी रही है, लेकिन उसको भी छोड़ देता। वो बात नहीं, भाई मोदी जी तो ठीक है। क्यों ठीक है? जानकारी जितनी है इतनी, लेकिन वो ठीक है, बस बैठ गई ना दिमाग में, दिमाग में बात बैठ गई, और ऐसे बैठ गई क्योंकि जिनका अपना कुछ नहीं है, जिनका जो कुछ भी कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, बात सिर्फ इतनी है, उस गरीब आदमी गांव के
व्यक्ति के पास जानकारी का अभाव है, वो सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता टेक्निकल चीजों को, लेकिन दिल में बैठ गई, नहीं मोदी जी ठीक है भाई, ये मत बोलिए। ये बात हमने एक बार नहीं अनेक बार अनुभव की। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के इस दौर में जहां भारत को ये सम्मान मिला है, हम आगे बढ़े हैं, तो उस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेतृत्व भारत को मिला है। ये हम सब लोगों के लिए, इस पीढ़ी के लिए सौभाग्य है कि हम उनके सारे इस काम काज को सुबह से शाम तक हम उनको देख रहे हैं, और उसको हम देखने के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं इस सारी चीज के चश्मदीद गवाह हैं। अब जब तक जहां तक बात आती है, अगर हम प्रदेश की बात आती है, प्रदेश में देखिए काम करने का तरीका अपना होता है। मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री और रहे, और अपने अपने तरीके से काम किया, और किसी के बारे में मैं कोई टिप्पणी करता भी नहीं है, मेरा स्वभाव भी नहीं है, लेकिन अपना अपना तरीका होता है। लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया, जो हमारी हिमाचल की जो अपने पहाड़ी संस्कृति है, पहाड़ी प्रदेश है, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार, उसके अनुरूप ये हिमाचल आगे चले। हिमाचल को हम पंजाब की संस्कृति, पंजाब के प्रति मेरा सम्मान है, वहां संस्कृति के प्रति मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से दूसरे प्रदेशों के कुछ इश्यूज को लेकर के उस संस्कृति, काम करने की संस्कृति, वो हिमाचल में नहीं हो सकती। फिर इस बात को हमको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। सहजता हिमाचल की संस्कृति है, संस्कार हिमाचल की संस्कृति है, देवभूमि तभी कहा जाता है उसको। हमने उसके अनुरूप हिमाचल को चलाने, किसी को हमारा काम करने का तरीका पसंद आया होगा, किसी को नहीं आया होगा, ठीक है। हमारे लिए मुश्किल ये रहेगी कि 3 साल काम करने का मौका मिला, 2 साल तो कोविड के दौर में आनंद फानंद में वक्त गुजरा है, एक अलग तरह की परेशानी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमने इनिशिएटिव लिए, हट करके छोटे छोटे इनिशिएटिव लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जहां जैसे हमारे दूसरे लोग कहते हैं कुछ बातों को कि भाई यहां शराफत, जयराम शरीफ है, शराफत है, लेकिन डंडा जरूरी है। डंडा तो आज जानवरों को भी नहीं मार सकते, उनको समझना पड़ेगा उनकी क्या सोच है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ये सारा मुझे लगता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वो तो ठीक है, लेकिन जिसकी आवश्यकता नहीं है उस सारी चीज को नहीं करना चाहिए। मैंने एक दिन विधानसभा का सत्र लगा था हमारा, अभी इसी तरह का, इसी बार का जो हमारा बजट सत्र था, और बजट सत्र के दौरान जब गवर्नर एड्रेस हुआ तो उस पर हम रिप्लाई दे रहे थे विधानसभा के अंदर। जब रिप्लाई देने के लिए मैं खड़ा हुआ डिस्कशन के बाद, 2 दिन की डिस्कशन के बाद तीसरे दिन, तो मैंने कांग्रेस के मित्रों से एक प्रश्न किया विधानसभा के अंदर, कि मैंने कहा मेरी याददाश्त अच्छी है, और उस याददाश्त के हिसाब से मैं कोशिश कर रहा था कि पिछले 5 साल का कार्यकाल जो आपका रहा है, उस कार्यकाल में कौन कौन सी हिमाचल प्रदेश में योजनाएं शुरू हुई थी, जनहित की, डेवलपमेंट की, कोई किसी सेक्टर में, तो उनके बारे में मैं चाह रहा था उनको अध्ययन करूं, उनको स्टडी करूं, उसके बाद फिर उस पर बोलूं कुछ। अगर अच्छा है तो मैं उस पर से भी कुछ ग्रहण करने की हिम्मत रखता हूं। इसलिए रखता हूं कि आदमी जीवन भर सीखता है, सीखने की प्रवृत्ति आदमी को हमेशा रखनी चाहिए। वो छोटा है, बड़ा है, सत्ता पक्ष का है, विपक्ष का है, कहीं का भी है, कहीं से सीखने को कोई चीज मिले, ग्रहण करने के लिए मिले, उसका अभिनंदन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। मैंने कहा मुझ में उत्सुकता थी कि कुछ समझूं, कुछ जानूं, लेकिन 5 वर्ष के उस कार्यकाल में जब आप सत्ता में थे, मैं एक भी योजना ऐसी नहीं देख पाया कि जिसको आपने शुरू किया हो। नई योजना, रूटीन की चीज है, स्कूल है तो उसको अपग्रेड कर दिया, नया स्कूल खोल दिया, सड़क चल रही है उसको पक्का करने की बात हो गई, बिल्डिंग बन रही है, आधी बनी है तो उसको पूरा करने का काम, ये तो रूटीन के काम है ना, तो जनरल डेवलपमेंट के काम है। कॉलेज खोलने की, लास्ट में कॉलेज जाते जाते कितने कॉलेज खोल गए थे? 21 कॉलेज जाती बार खोल गए थे एक ही दिन में। तो वो एक उनका एक मॉडल का, जिस मॉडल पर वो बड़ा फख्र करते हैं, वो उनका काम करने का एक तरीका। लेकिन मैंने कहा योजनाओं के नाम, पॉलिसीज, कोई आपकी कोई स्कीम ऐसी कोई रही है तो मुझे आप, मेरी याददाश्त में मुझे नहीं मिल पाई, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत जोर डाला अपने दिमाग पर, लेकिन नहीं मिल पाई। मुझे आप मदद करो कि आप में से खड़े होकर के हमको बताओ कि पिछले 5 वर्ष कांग्रेस के शासन में कौन सी नई योजना शुरू हुई थी। और मैंने पॉज दिया थोड़े उसकी बात,
आप अंदाजा लगाएंगे, एक भी आदमी 22 में से एक आदमी खड़ा होकर के नहीं बोल पाया कि पिछले कार्यकाल में हमारी ये योजना शुरू हुई थी, पिछले कार्यकाल में हमने ये नया काम किया था। कोई भी नया इनिशिएटिव नहीं, कोई भी जिसको हम इनिशिएटिव बोल सकते हैं। लेकिन हम इस बात को, मैंने कहा मैं तो इस काम के लिए नया आदमी था। आप कहते कि बार बार रहे हैं, मेरा उनके प्रति सम्मान है, लंबे समय तक रहे हैं। मेरा मानना यह है कि कौन कितनी बार रहा, कौन कितने समय तक रहा, ये ज्यादा महत्व का नहीं है, लेकिन इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं, किस तरह से काम किए हैं, ये ज्यादा महत्व का विषय होना चाहिए। फिर हमने उन योजनाओं का जिक्र किया, हमने इनिशिएटिव लिए हैं, हमने हट करके, हम सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन हमने इस बात को मानना पड़ेगा, लोग इस बात को याद करेंगे कि हमने जो रिवाज बदलने की बात, जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं, आज इसको अलग संदर्भ में ले रहे हैं लोग, लेकिन हमने आज नहीं की इस बात, ये बात ये रिवाज बदलने की हमने पहले दिन से शुरू की है। रिवाज तो ये था हिमाचल प्रदेश में पिछले कई वर्षों से बन गया हुआ कि जब सत्ता परिवर्तन होता था, पहली कैबिनेट की बैठक में पिछली सरकार के निर्णयों को रद्द किया जाता था, पिछली सरकार के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने की रिवायत शुरू हो जाती थी। रिवाज ये था। मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर पिछले 25 वर्षों से हूं। लेकिन हमने इस बार महसूस किया कि यह रिवाज देवभूमि के संस्कार के अनुरूप नहीं है, यह नहीं होना चाहिए। बदले की भावना से, हाँ, जहां आने वाले समय में गलत किसी ने किया होगा, उस सारी चीज को लेकर विचार करना होगा तो करेंगे, कार्रवाई करनी होगी वो भी करेंगे, लेकिन आज ही करना, पहले दिन ही करना, और बिना समझे, बिना जाने और बिना जानकारी के हम कार्रवाई के आदेश कर दे, तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने की एक संस्कृति है, रिवाज बन चुका है। इस रिवाज को बंद करना चाहिए। और हमने आज तक 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन उस बात को अगर पहले दिन कहा है, आज तक हमने कायम रखा है। हमने, आपका वकीलों के पास आना जाना नेताओं का कब हुआ है? इतना मैं कह ही सकता हूं, नहीं तो चला रहता था दौर ये। आज उसकी पेशी उस कोर्ट में है, आज उसकी पेशी इधर है, आज उधर है, अगली तारीख ये लगी, यही होता था ना, खबर पहली पेज पे होती थी। तो आजकल वो उस तरह की परिस्थिति नहीं है। तो रिवाज बदलने की शुरुआत हमने वहां से की। अब इस बात को भी मैं कई बार मैं मजाक में कहता हूं कि रिवाज यहां तक बन गया था, यानी कि चीजें इतने नीचे चले गई थी कि सरकार बदलती थी, टोपियों के रंग बदल जाते थे। अब ये सच्चाई है, आप मानो तो ना मानो, इसकी टोपी इस रंग की है, उसकी टोपी उस रंग की है, ये होता था। लेकिन आज परिवर्तन है वो सारी चीज को लेकर के। तो रिवाज बदलने की बात हम आज नहीं कह रहे। हम उस दिन से पहले दिन से हमने कहा टोपी हिमाचल की है, हिमाचल की पहचान है, जिसको हम सिर पर पहनते, ये हमारी शान है। ये टोपी हिमाचल की है, ना कांग्रेस की है, ना बीजेपी की, ये सबकी टोपी है। इसको हिमाचली टोपी बोलते हैं, बस इतनी बात है। इसको खत्म करना चाहिए, और हमने किया उस तरह से। उसका लोगों ने स्वागत किया है। बहुत सारे लोगों ने पत्र लिख करके, अपने हाथ से लिख करके पत्र भेजे। अब इनिशिएटिव की अगर बात आती है, जो कांग्रेस के लोगों को जो हमने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में आप बताइए, लेकिन वो नहीं बता पाए, नहीं उठ पाए, एक भी आदमी नहीं उठा खड़ा होकर के बोलने के लिए। लेकिन या उनको ही याद नहीं, याद तो तब होता जब किया होता। फिर हमने कहा अगर आप हमसे पूछते तो हम आपको बताते हैं। हमने जनमंच की शुरुआत की, लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर हो। हमने कहा उससे और सरल करने के लिए आगे बढ़कर के हमने सीएम हेल्पलाइन की शुरू किया। इनिशिएटिव छोटा था या बड़ा था, लेकिन इनिशिएटिव नया था। आज जनमंच को लेकर के दूसरे राज्य हमारे इस पर केस स्टडी कर रहे हैं, वो भी हमको बोलते हैं हम अपने स्टेट में शुरू करना चाह रहे हैं, जहां पर जो शिकायत करता होता है उसको खुले मंच दिया जाता है, और वो अपनी शिकायत को माइक पर बोलता है। सामने मंत्री बैठा होता है, अधिकारी बैठे होते हैं जिले के, मौके पर समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन आज से पहले ये इनिशिएटिव मिसिंग था, किया जा सकता था। और इसका इंपैक्ट ये हुआ कि जो प्री जनमंच का हम करते थे, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि अधिकारियों को मालूम हुआ कि यहां जनमंच हो रहा है, तो ये काम
कोई शिकायत वहां पर माइक पर ना बोले, इससे पहले वो उसका जो है करना होता था, किसी का कनेक्शन होता था, किसी का राशन कार्ड होता था, किसी का ततीमा होता था, किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट होता था, वो घर में बना करके दे देते थे कि लो भाई शिकायत माइक पर मत करना। इसका इतना इंपैक्ट पड़ा। लेकिन इनिशिएटिव नया था, मैं नया आदमी था, लेकिन हमने शुरुआत की। घर बैठे समस्या का समाधान हो 1100 हमने सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की। पेंशन तो एक रूटीन की चीज है, इसमें कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिए, लेकिन एक भाव था उसमें, भाव कि बुजुर्गों का इस कली युग में कोई नहीं है, उनके लिए पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। इसलिए पहली कैबिनेट की पहली बैठक हमने समर्पित की बुजुर्गों को पेंशन देने का, कि बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए। इसलिए मिलनी चाहिए कि घर में बुजुर्ग घर के कोने का हिस्सा बन करके रह गया है, उसकी मदद होनी चाहिए। अगर मेरे को लोगों ने, उन बुजुर्गों ने अपने हाथ से लिखे पत्र भेजे कि घर में सब है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन बेटे की भूमिका आप निभा रहे हैं। एक भाव दृष्टि से हमारा ये विषय था। और आज इस बात को हम कह सकते हैं, वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को पेंशन देते थे। वो 400 करोड़ खर्च करते थे, हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं पेंशन पर। और उसी तरह से छोटे छोटे विषय, आदमी के इलाज के लिए हमने नई योजना हिमकेयर की शुरुआत की। और जो आदमी ऐसे लाचार हैं, बेबस हैं, ऐसी बीमारी लग गई, उसके लिए हमने सहारा योजना की शुरुआत की। 20,000 लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसे निकले जो बिस्तर पर हैं, जिंदा है, अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं, जिनको हम 3,000 रुपये हर महीने का सहारा योजना के अंतर्गत उनके खाते में डाल करके मदद कर रहे हैं। लेकिन ये ख्याल पूर्व की सरकार को नहीं आया कि ऐसे लोग भी हैं हिमाचल में जो ऐसे गरीब हैं, जिनकी मदद होनी चाहिए। और इसी तरह से आगे बढ़ करके हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचना चाहिए, इसके लिए उज्ज्वला योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की। एक जगह मैं कार्यक्रम में गया था, तो वहां कार्यक्रम में महिला आई और उन्हें एप्लीकेशन लिख करके लाई कि हमको भी गैस चाहिए। गांव की महिलाएं, तो हमने कहा गैस तो मिल रही है, सबको मिल रही है। तो नहीं, हमको नहीं मिली बोलते हैं। मैंने अधिकारियों को कहा कि उनको क्यों नहीं मिली गैस, पता करो। पता किया कि जो हमारी उज्ज्वला योजना की जो हमारी जो गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस के मुताबिक जो है 2011 की सेंसस के बेसिस पर वो जो है वो जो हमारा उसका क्राइटेरिया बना है, तो उसमें ये फॉल नहीं करती। तो हमने अधिकारियों से पूछा कि अगर सबको गैस देनी है, गरीब तो ये भी है, अगर इनको भी गैस देनी है तो क्या करना। तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है जी, बहुत बड़ा नंबर होगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हमने शुरू किया, हमने कहा करना है। और हमने एक भी परिवार हिमाचल प्रदेश में गैस की योजना के बिना नहीं छोड़ा। 3,35,000 गैस के कनेक्शन हमने अपनी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से दिए। इनिशिएटिव नया था। गृहिणी सुविधा योजना नया, जिसका नाम रखा हमने हिमकेयर, हमारी नया इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में। सहारा योजना नया इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद शगुन योजना हमने शुरू की, जो बीपीएल परिवार की बेटी जब शादी होगी उसके लिए 31,000 रुपये उसके लिए हम दे रहे हैं। और दो चीज से मुझे ना बहुत ऐसे लगा कि भाई, एक जगह हम गए थे, बैजनाथ में गए थे कार्यक्रम में, वहां पर हमने लाभार्थी का कार्यक्रम रखा था। तो लाभार्थी कार्यक्रम को लेकर के तो शगुन योजना की एक बेटी जो है मंच पर बुलाई गई, उसको कहा गया कि आपने, इनका परिचय कराया गया, शादी हुई है। तो मैंने भी शादी के लिए उसको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। तो मैंने उस बेटी से पूछना चाहा इस बात को लेकर के, मैंने कहा बेटे एक चीज तो बताइए, जो शगुन योजना का 31,000 रुपये आपको मिला, तो आपने उसको क्या किया? अपने खाते में जमा किया, पति के खाते में किया, खर्च कर दिया, क्या कर दिया? उस बेटी ने कहा कि शगुन योजना का 31,000 रुपये मिला, सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ, लेकिन ना मैंने अपने खाते में रखा उसको, ना अपने पति के खाते में, मैंने खाते से निकाला और पिताजी को दे दिया। तो बड़ा अजीब लगा हमको कि पिताजी को शगुन तो आपको दिया था, तो पिताजी को क्यों दिया? उस बेटी ने कहा वहां कि मेरे पिताजी, वो भी साथ में आए थे, वो भी खड़े थे, तो उन्होंने कहा पिताजी मेरे मजदूरी करते हैं, लेकिन पिता का भाव, चाहे वो पिता गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका भाव एक जैसा होता है बेटे और बेटी के लिए। उनके मन में इच्छा थी कि मैं बेटी की शादी जब विदाई करूं तो परिवार के लोग, रिश्तेदार जो लोग, कम से कम वो तो उपस्थित रहें और गांव के लोग भी उपस्थित रहें।
क्योंकि गांव वाले भी हमको बुलाते हैं जब उनके परिवार में कोई शादी होती। तो इस तरह से जब वो मेरी विदाई का कार्यक्रम हुआ, उस दिन खाना वगैरह सब कुछ भोजन वगैरह हुआ, तो उस पर जो हमने देखा खर्च जो आया, तो हमारे पिताजी को कुछ लोगों ने मदद की, उधार पैसा दिया। तो मुझे लगा कि मैं तो दूसरे घर में जा रही हूँ, और दूसरे घर में जा रही हूँ, तो ऐसे में मैं अपने पिता जी के ऊपर ये ऋण छोड़ के जा रही हूँ, ऋण चढ़ा करके जा रही हूँ। और पिताजी का आशीर्वाद मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं दूसरे घर में जा रही हूँ, मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए। तो मेरे पिताजी, मुझे लगा कि मजदूरी करते हुए कई महीनों तक जो है वो ऐसे लोगों का ऋण चुकता करते रहेंगे, तो इसलिए मैंने 31,000 रुपये निकाल करके पिताजी के हाथ में दे दिया कि जो आपने जिस चीज से भी लिया है, जितना इससे हो सकता है वो उसको इससे अदा करिए। बेटी का भाव पिता के लिए